गुड इवनिंग और ऐप। आई एम योर मेंटर डॉक्टर गुफरान। आज हम सभी पिछले दिनों तो हम लोग पियाजे कोलबर्ग वाइगोट्स्की से क्वेश्चन को डिस्कस करते करते 90 प्लस क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया 3 दिनों में 4 दिनों में। आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर पहुंच रहे हैं, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग। शिक्षण की मूल प्रक्रियाएं क्या क्या है, पार्ट 1, मतलब ये पहली वीडियो है, पहली चैप्टर से। अब यहाँ से आगे जानने समझने का प्रयास करेंगे। एजुकेशन क्या है, इसकी डिफिनीशन सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत है, देख सकते हैं। एजुकेशन इज अ प्रोसेस विच इज अ गोल ओरिएंटेड, मतलब शिक्षा हमेशा क्या है, उद्देश्य पूर्ण होता है। डिफरेंट टीचिंग एक्टिविटी डन विथ अ पर्टिकुलर गोल इन माइंड, दिमाग में हमेशा कोई ना कोई उद्देश्य को लेकर ही शिक्षण क्रियाओं को अंजाम देते हैं और उन्हीं क्रियाओं के आधार पर हम कुछ आयोजन करते हैं। टीचिंग मीन्स टू टीच समवन कीपिंग अ पर्टिकुलर गोल इन माइंड, ओवरकमिंग दैट गोल अल्टीमेटली। एक लक्ष्य हमेशा माइंड में होता है कि बच्चों को टीच करके किस ओर लेके जाना है, और उसी को पूरा करने के लिए शिक्षक दिन रात मेहनत करता है। ये वही चीज है, एजुकेशन को डिफाइन की जा रही है। जॉन डेवी बिलीव्स टीचिंग टू बी अ ट्राइपोलर एक्टिविटी। जॉन डेवी ने कहा कि टीचिंग एक ट्राइपोलर एक्टिविटी है, यानी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। उसमें तीनों ध्रुव कौन कौन है, एक टीचर, एक स्टूडेंट और तीसरा इन्वायरमेंट, पर्यावरण। समझ गए? जिस सोसाइटी में रह के हम सीखते हैं वो भी होता है। पर्यावरण की जगह पे आप करिकुलम भी कह सकते हैं। तो 3 ध्रुव बनना चाहिए। 3 ध्रुव में एक टीचर स्टूडेंट रहेगा, तीसरा आप जो चाहे वो बनाएं। आप चाहें तो करिकुलम बना सकते हैं, आप चाहें तो उसके लिए इन्वायरमेंट लिख सकते हैं, सोसाइटी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड है। तो टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, जॉन डेवी ने बताया, जो त्रिध्रुवीय चलती है। 3 पोलर या ट्राइपोलर इसको कह सकते हैं, जिसमें एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एक स्टूडेंट होगा, एक टीचर होगा और तीसरा इन्वायरमेंट होगा। कई बार लोग इन्वायरमेंट की जगह पे करिकुलम भी लिख देते हैं, चलेगा, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब समझिए ट्राइपोलर आप बनाएंगे कैसे। मैं पेन से एक रचना यहां बना देता हूं, ध्यान रखिएगा। एक ट्रायंगल बनाइए। ये जो ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल को बनाइए। यहां कर दीजिए टीचर, यहां बना लीजिए स्टूडेंट और यहां कर दीजिए इन्वायरमेंट। तो यही 3 प्रक्रियाएं हो गई। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया इसी को कहा जाता है, यही टीचिंग कहलाती है। हिंदी में सब चीजें, इंग्लिश में साफ साफ जाहिर है, जो जिस लैंग्वेज में पढ़ के समझना चाहे पढ़ ले, और इसको ऐसे इमेज बना के आप कहीं सेट कर लीजिएगा। टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, किसने कहा? जॉन डेवी। तो ट्राइपोलर में कौन कौन से पोल? टीचर, स्टूडेंट और इन्वायरमेंट। नेक्स्ट देखते हैं डिफिनेशन ऑफ टीचिंग। अलग अलग लोगों ने टीचिंग के क्या क्या डिफिनेशन दिए हैं, जरा सा उसे समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षण की क्या क्या परिभाषाएं हैं। अकॉर्डिंग टू हफ एंड डंकन, डंकन एक साइकोलॉजिस्ट है, हफ भी साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या बताया? टीचिंग इज अ 4 लेवल प्रोसेस कंप्रेसिंग ऑफ प्लानिंग। इन्होंने बताया कि टीचिंग में 4 लेवल्स होते हैं। पहले एक साथ देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने जो बताए हैं। इन्होंने 4 लेवल की बारे में चर्चा की, किसने? डंकन और हफ ने। प्रोसेस कंप्राइजिंग ऑफ, सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्लानिंग होनी चाहिए। टीचिंग के लिए बिना प्लानिंग के काम नहीं कर सकते। आप अपने टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान भी देखे होंगे, जब आप स्कूलों में गए होंगे तो लेसन प्लान बना के लेके जाते थे ना, स्ट्रक्चरिंग करके। दैट्स कॉल्ड प्लानिंग। बिना प्लान बनाए स्कूलों में जाके बच्चों को पढ़ाना अच्छी आदत नहीं है। प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे हम लोग डेली प्लान करके आते हैं, आपको क्या पढ़ाना है, क्या समझाना है, देन एवरी टीचर शुड ट्राई टू मेक अ प्लान बिफोर टीचिंग। एक स्ट्रक्चर, एक प्लानिंग उसके पास होनी चाहिए। दूसरा है इंस्ट्रक्शन, मतलब निर्देश स्पष्ट होने चाहिए। टेस्ट होते रहने चाहिए बच्चों के, फॉर्मेटिव समेटिव जो भी है। टेस्ट एंड इवेल्युएशन ये कह सकते हैं। इवेल्युएशन सबसे आखिरी पड़ाव होता है, अंत को, मतलब सबके कंबाइंड फॉर्म को इवेल्युएशन कहते हैं। इवेल्युएशन टीचर का भी होता है, स्टूडेंट का भी होता है, करिकुलम का होता है, सिलेबस का होता है, मेथोडोलॉजी का होता है। एवरीथिंग कंप्राइजेज अंडर इवेल्युएशन, सब चीज उसी के अंतर्गत आते हैं। अकॉर्डिंग टू बटन, यहाँ पे एक बटन नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या डिफिनेशन दिया ये भी देख लीजिए। टीचिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस विच एम एट मोटिवेशन, गाइडेंस एंड इंकरेजमेंट। टीचिंग एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है जिससे हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उसे सही तरीके से गाइड कर सकते हैं और उसको इनकरेज कर सकते हैं, यानी प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह परिभाषा दिया बर्टन ने।
शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन, ये तीनों जरूरी है। ये इन्हीं का डिफिनेशन है, यहाँ इंग्लिश में है, यहाँ हिंदी में। इजी टू अंडरस्टैंड, एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, इसकी डिफिनेशन हम लोग अभी समझ रहे हैं। आगे देखते हैं शिक्षण सूत्र क्या होते हैं। हिंदी में मैंने कल के क्लास में आपको शिक्षण सूत्र बताए थे, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। हिंदी में, चूंकि हम लोग हिंदी में बात कर रहे थे इसलिए हिंदी में वो सारी चीजें बताई गई। तो वो सभी शिक्षण सूत्र कहलाते हैं, जिसमें 6-7 पॉइंट मैंने आपको बताया, कहाँ नोट कर लीजिएगा, आपके लिए आगे काम आएंगे। वो इंडक्टिव फॉर्म में थे, उसी का अपोजिट अगर लिख दिया जाए तो डिडक्टिव हो जाएगा। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना इंडक्टिव है, तो डिडक्टिव क्या है, अज्ञात से ज्ञात उल्टा चलना डिडक्टिव कहलाता है। वैसे ही शिक्षण सूत्रों को हमें देखना है और समझना है। टीचिंग रूल्स क्या क्या हो सकते हैं, इसको टीचिंग मैगजीम भी कहा जाता है। रूल्स की जगह मैगजीम भी लिख सकते हैं, MAXIM, टीचिंग मैगजीम्स। पहला ही टर्म देख रहे हैं, नोन टू अननोन, आपको पता ही है, ज्ञात से अज्ञात इसे कहते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब क्या है कि बच्चों को अध्यापक जब भी कक्षा में एंट्री लेते हैं तो बच्चों को उस टॉपिक से संबंधित पहले पूर्व ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रीवियस नॉलेज, यही मतलब है। आप इंग्लिश में इसमें देख लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है, मैं समझा देता हूँ। तो प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछते हैं, यानी कि आपके पास क्या ज्ञान अभी है, वर्तमान में क्या आपको ज्ञात है, और उससे जो नई टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं अज्ञात को, दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने का काम किया जाता है। दैट्स कॉल्ड नोन टू अननोन। ऑलराइट, तो ये टर्म ध्यान में रखना है। इसमें प्रीवियस नॉलेज से लेकर न्यू नॉलेज को रिलेट करने का काम किया जाता है। मतलब वर्तमान ज्ञान को भविष्य में जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं उन नए ज्ञान से जोड़ के पढ़ाने का काम करें, तो आप नोन से अननोन की तरफ जा रहे हैं, ज्ञात से अज्ञात। गुड टू गो, आगे बढ़ते हैं। दूसरा टर्म है इजी टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन की ओर। ये तो आपको पहले से भी पता है, ये है क्या जरा सा समझ लेते हैं। टीचर कभी भी बच्चों को कोई भी टास्क असाइन करते हैं तो पहले आसान, कुछ बनाने को भी कक्षा में देते हैं तो आसान प्रश्न देते हैं जो सब बना सके। बनाने से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जिससे वो टफ प्रश्नों के साथ भी भिड़ जाएगा और कहेगा मैं बना लूंगा। तो उसके अंदर एक इंकरेजमेंट जाहिर होती है, इसलिए पहले सरल। आप मैथमेटिक्स की किताब उठा के देख लीजिएगा, शुरू के चैप्टर बहुत आसान लगते हैं बनाने में, जैसे जैसे हम लोग अंदर इंटर करते हैं उतना ही प्रश्नों का स्तर कठिन होते चलता है। क्वेश्चन नंबर 1 इजी होता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 25 टफ होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को धीरे धीरे लेवल्स को इंक्रीज किया जाता है किसी भी फील्ड में। तो हम पहले सरल चीजों की चर्चा करते हैं, उसके बाद कठिन चीजों की चर्चा करेंगे। यही होती है सरल से कठिन की ओर पढ़ाने का सूत्र। इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए, कंटेंट आपके सामने है, एग्जाम्पल इसी में दिया हुआ है कि पहले आसान चीजें बताएंगे, फिर उसके बाद कठिन रचनाओं को, कठिन प्रश्नों को बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। गुड। तीसरा टर्म देख रहे हैं, स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। मतलब पहले विशेष चीजों की चर्चा करते हैं, फिर उसे जनरलाइज करते हैं यानी सामान्य करते हैं। देखते हैं ये क्या कहलाती है। फर्स्ट पुट टुवर्ड्स द स्पेसिफिक एस्पेक्ट, पहले हम लोग किसी भी चीज के स्पेसिफिक टर्म की बात करते हैं, किसी लेसन की बात करते हैं, और तब उसके जनरल कॉन्सेप्ट की ओर हम लेके जाते हैं। यानी पाठ का जो विशेष रूप होता है वो पहले प्रस्तुत करेंगे, फिर उसे धीरे धीरे सामान्य बना देंगे। क्योंकि बच्चे पहले विशेष यानी छोटी चीज को सीखते हैं, तब उसको बड़ा करके फैला के ब्रॉड वे में सीखना है। तो जितना छोटा उतना स्पेसिफिक, जितना बड़ा उतना जनरल, ऐसे ही समझ जाइए। तो पहले बच्चों को छोटी छोटी बातें समझानी पड़ती है। क ख ग घ समझाएंगे तब तो कलम पढ़ने आएगा, समझ गए ना ये वाली बात। तो यही होता है, पहले विशेष एक एक लेटर्स की चर्चा करेंगे, फिर लेटर से मिलके शब्द, शब्द से मिलके वाक्य, और वाक्य से मिलके पैसेज या पूरा पैराग्राफ बनता है, उन चीजों पे चर्चा करते हैं। तो पहले स्पेसिफिक चीज की चर्चा करेंगे, तब उसे धीरे धीरे जनरलाइज करेंगे, यानी उसे बड़े की ओर लेके जाएंगे। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर। ये एक ऐसा चैप्टर है जो सभी में काम आएगा आपको। ईवीएस में भी, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, हर जगह यही चीजें पूछी जाती है टीचिंग से रिलेटेड। तो पढ़ेंगे आप यहाँ, इसका फायदा हर जगह उठाइएगा। मूर्त से अमूर्त क्या होता है वो भी देख लेते हैं। पहले बच्चे जो ऑब्जेक्ट उन्हें सामने दिखाई देता है, जिसे वो छू सकते हैं, उन चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अमूर्त बातें नहीं समझते। जैसे प्रेम, सहानुभूति, दया, ईर्ष्या, ये सब अमूर्त चीजें हैं, ना आंखों से देख सकते हैं ना हाथ से छू सकते हैं, अमूर्त है, यानी अब्स्ट्रैक्ट बातें हैं। कहते हैं ना ख्याली पुलाव, दैट्स कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट। उसे किसी ने देखा नहीं है, बस मन ही मन ख्यालों में वो चीजें होती है। लेकिन ठोस रूप से क्या है, तो ठोस रूप से आप ये देख रहे हैं, इसको टच कर सकते हैं, ये ठोस रूप है।
आपके सामने मैं हूँ, छू सकता हूँ, अगर कोई मेरे सामने होता तो मुझे टच कर लेता, देखता, ये सब ठोस चीजें हैं। बेंच, कुर्सी, टेबल, रूम में जितनी सामग्री मौजूद है वो सब ठोस है। तो हम बच्चों को पहले ठोस या मूर्त चीजों के बारे में बात करते हैं, फिर अमूर्तता की ओर लेके जाते हैं, अब्स्ट्रैक्टनेस की ओर। तो पहले ठोस, तब अमूर्त बातें करते हैं। यही इसमें है कि छोटे बच्चों को पहले सामग्री को सब दिखा के, जैसे सेब पढ़ाना होता है ना, तो सेब दिखाना पड़ता है, सेब ऐसा ही होता है, ए फॉर एप्पल एंड दैट इज एप्पल। एक उसका फिगर माइंड में सेट हो, उसका साइज कैसा है, उसकी आकृति कैसी होती है, कलर कैसी होती है, छोटे बच्चों के लिए वो सब एक धीरे धीरे दिमाग में घर कर जाती है, उन्हें समझने में आसानी मिलती है। तो कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की ओर जाना हमारे लिए बेहतर है। नेक्स्ट है होल टू पार्शियल, पूर्ण से अंश की ओर। मतलब पहले हम बड़े की बात करते हैं, पूर्ण कंप्लीट चीज की, फिर उसमें अंदर एक एक पार्ट की बात करते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने आपको पिछले क्लास में भी दिया था। क्या दिया था? मैंने कहा कि छोटे बच्चों को, जो प्राइमरी वाले लोग हैं 1 to 5 में, उनको मैंने उस वक्त कहा था कि जो लोग भी प्राइमरी के प्रिपरेशन करते हैं उनको जो ईवीएस वगैरह पढ़ाई जाती है, और ईवीएस में आप जानते हैं किन किन विषयों का समागम होता है। ईवीएस में, ईवीएस में तो लैंग्वेज होता ही है, कोई ना कोई लैंग्वेज में ही ईवीएस लिखी जाएगी, तो लैंग्वेज कंप्राइज्ड ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। दूसरा सोशल साइंस की बातें होती है, कई बार देखते हैं ना किला वगैरह के बारे में चर्चा, आदिल शाह, इन सब के बारे में भी चर्चा है, तो लगता है इतिहास है, यानी सोशल साइंस से भी कनेक्टेड है और साइंस से भी कनेक्टेड है। साइंस की बातें भी, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान और कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, इन सब की कहानियों के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी है। तो यानी एक विषय कई चीजों को इंक्लूड कर रहा है, अपने में कनेक्ट कर रहा है, तो वो एज ए होल चल रहा है। बाद में बच्चा जैसे जैसे अगले क्लास में जाएगा उनको पार्ट करना शुरू करेगा। अभी ईवीएस में ही वो साइंस, सोशल और लैंग्वेज तीनों को पढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा तो जानेगा नहीं भाई 6 to 8 में सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी 3 चीज होती है। फिर उसमें साइंस जानेगा तो जानेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होती है। तो पहले कंप्लीट होल की चर्चा होती है, फिर उसके अंदर हम पार्ट पार्ट चीजों की चर्चा करते हैं। तो यही है कि पहले पूर्ण भाग की जानकारी दे, फिर उसके अंदर के स्पेशलिटी के बारे में उसकी चर्चा अलग करेंगे। पहले हम गाड़ी के बारे में बताएंगे, गाड़ी होती है तब उसमें बताएंगे 4 चक्के होते हैं, हैंडल होती है, उसमें मशीन होती है, ब्रेक होते हैं, क्लच होते हैं, सारी चीजों की अलग अलग जानकारी देते हैं। रेस्ट पार्ट इन नेक्स्ट सेशन। हम लोग शुरू कर दिए हैं कुछ पार्ट्स, मतलब इस फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट सेशन में। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ आई होगी, पसंद भी आई होगी। आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी ये सारी चीजें शेयर कर सकते हैं, लिंक वगैरह शेयर कीजिए। जो लोग कंफ्यूज हैं, एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहे हैं कहाँ पढ़ाई करनी चाहिए, अगर आपको पढ़ाई पसंद आ रही है, चीजें समझ आ रही है, तो आप दूसरों को भी शेयर करें, उनको भी मोटिवेट करें कि 3-4 महीने की प्रिपरेशन से उनकी आसानी से एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। देन व्हाई वेट, कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग। ऑलराइट एंड गुड नाइट।